2009 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था बीजेपी से। ओके, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन होगा, वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स केस जीता है? वो कौन सा टैक्स है, इंपॉर्टेंट ये बात होगी। कौन जीता सबको पता होगा, लेकिन कौन सा टैक्स का केस था? आंसर होगा इसका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ओके, नाम ये ध्यान रखना आप। देखिए, वोडाफोन ग्रुप ने भारत सरकार के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट, ये इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो उसमें केस जीत लिया। कहाँ पर ये जो अदालत है वो कहाँ पर? द हेग में, नीदरलैंड में। ओके, ये मामला लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स विवाद का है और इस मामले में 12,000 करोड़ रुपए ब्याज है और 7,900 करोड़ रुपए जुर्माना है। ओके, तो उस ट्रिब्यूनल ने कहा है, अदालत ने ये कहा है कि ये जो टैक्स का एक तरह से मुकदमा झेलने को मजबूर हुआ वोडाफोन, वो भारत और नीदरलैंड के बीच में जो निवेश का करार है द्विपक्षीय, उसके खिलाफ है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव केस टैक्स। ओके, देखिए, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन टैक्स है, वो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कानून पास होने की तारीख से पहले ही लागू हो जाती है। ओके, मतलब कि अगर कोई कानून आज 28 सितंबर है, तो 28 सितंबर को संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, और उस कानून में ये प्रावधान है कि नहीं 2020 नहीं 2019 से लागू होगा। ओके, तो उसको कहते हैं यही कानून टैक्स। ओके, इस चीज़ को, यानी पिछली तिथि से जो मामला हो जाए, टैक्सेशन हो जाए, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ओके कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, और कोई भी देश इस तरह का कानून इसलिए पास करता है ताकि वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स वसूलने में कानूनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। टैक्स विवाद होने पर सरकारें जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रूट का सहारा लेती हैं और अपने वर्तमान कानून में संशोधन कर देती हैं, फिर पुरानी तारीख से उसको लागू कर देती है। ओके, मतलब अब सरकार ये सोचे कि हम पिछले 10 साल पहले से लागू कर दें, तो वो लागू कर देती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या विवाद था, विवाद को भी देख लेते हैं। देखिए, वोडाफोन ने 2007 और उसके तमाम एसेट से वो सब इस बिजनेस में, इस खरीद में सब कुछ शामिल था। तो उसी दौरान सरकार ने वोडाफोन से कहा कि उसे कैपिटल गेन और विद होल्डिंग टैक्स के रूप में 7,990 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तो ऐसे में वोडाफोन को पेमेंट से पहले ही ये पैसा टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में कि वोडाफोन को ये रकम देनी होगी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मामला वसूली के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो दुनिया भर में ये मैसेज गया कि वोडाफोन का जो खासतौर पर जो मामला था, उससे मैसेज गया कि इंडिया में साइन लैंग्वेज कब मनाया था? इसका आंसर होगा 26 सितंबर। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो 1958 से मनाया जा रहा है ये विश्व बधिर संघ के द्वारा। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो संघ है उसके मुताबिक, उसके आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में जो बधिर हैं खासतौर पे, जिनको सुनाई देने में, आंसर होगा 23 सितंबर। ओके, 23 सितंबर। और 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या थी? सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ओके, और संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर 2018 को पहली बार ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिवर डे। आंसर होगा इसका, दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये मनाया जाता है। नदी की रक्षा की संकल्पना को लेकर ये मनाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में
निमामी गंगे योजना, इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। ओके, और 2020 की थीम क्या है विश्व नदी दिवस की? तो डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये रखी गई थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुश्मन पर नजर रखने के लिए इंडिया ने किस देश से 30 जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने की डील की है? इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से। ये रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि ड्रोन्स खरीद रहे हैं। फिलहाल 6 ड्रोन आएंगे, उसके बाद बाकी ड्रोन आएंगे, और ये सब तीनों सेनाओं को दिया जाएगा ताकि जो दुश्मन देश हैं, और ख़ासतौर पर चीन है और पाकिस्तान है, इन पर ऊंचाई से ही नज़र रखी जा सके। और ये ड्रोन की बहुत खासियत है। इसको किसने बनाया है? तो जनरल एटॉमिक्स ने कंपनी ने बनाया है। और ये ड्रोन जो है 27 आवर्स से अधिक तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन आसमान में रह सकता है, और इसकी स्पीड होती है 444.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होती है। और ड्रोन में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता होती है। 12 मूविंग टारगेट्स पर एक साथ जो है उसको ट्रैक कर सकता है, देख सकता है, और 1746 किलोग्राम का वजन भी उठा सकता है। मिसाइल भी छोड़ सकता है, मतलब 0.32 सेकेंड में एक मिसाइल छोड़ सकता है, मतलब लगातार 1 मिनट में 3 के आसपास ये मिसाइल छोड़ सकता है। ओके, तो बहुत सारी खासियत है और अमेरिका खूब यूज करता है, तो इंडिया ने भी इसको परचेज किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 25 सितंबर। ओके, फार्मासिस्ट वो फार्मासिस्ट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। यह कानून है, हालांकि फार्मासिस्ट वहाँ पर दिखते नहीं हैं, लेकिन नियम यही है कि फार्मासिस्ट होने चाहिए वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोविड-19 की वजह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2020 को स्थगित कर दिया गया, तो अब ये कब आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा 16 से 24 जनवरी 2021। 2021 में ये आयोजित होगा। ओके, इस बार 51 ये संस्करण का आयोजन होना था, नवंबर में होना था, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा है कि अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, और इस बार का ना होकर अब 2021 में होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी चर्चा की गई। ये आयोजन गोवा में होना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी IIC का नया लाइफ ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गांधी। ओके, वो कौन है? पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर हैं। 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने 23 सितंबर को ये फैसला लिया है। ओके, वहाँ कई सारे ट्रस्टी होते हैं, तो उनमें ये भी होंगे लाइफ ट्रस्टी, मतलब जीवन भर के ट्रस्टी हो गई है। और तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, क्या है ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? ये एक तरह का बोर्ड है, एक तरह का एक नॉन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब एक तरह से सपोर्ट भी करता है इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन्स टोटल एलिमिनेशन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर। ओके, परमाणु हथियारों के खतरे के प्रति जागरूकता और इसके बारे में मतलब लोगों को जानकारी फैलाई जाए, और नेता जो हैं, तमाम लीडर्स हैं स्टेट्स के, उन पर एक तरह से दबाव डाला जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस वक्त जो बहुत बड़ा खतरा है वो परमाणु हथियारों का ही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कौन है? पैंडेमिक प्रिवेंशन, ये थीम है, इसी थीम पर ये मनाया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु का निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से 24 सितंबर को, तो उनको कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा पद्मश्री मिल चुका है। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसके पूर्व चेयरमैन थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी भी रह चुके थे। ओके, तो देश के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। उनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1952 को, 1952
2 को। तो दोस्तों ये था